नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव के लोग। मैं हूं रामजी यादव। आज हम अपने दौर के सबसे ओजस्वी वक्ताओं में से एक प्रोफेसर चौथीराम यादव जी के सामने हैं बैठे हुए। प्रोफेसर चौथीराम यादव जितने सिद्धहस्त और बड़े आलोचक हैं, उससे कहीं ज़्यादा बहुजन जो वैचारिकी है उसमें प्रतिरोध के सबसे बड़े विद्वान और सबसे ओजस्वी वक्ता के रूप में समादृत हैं। अच्छा, कृष्ण को लेकर बहुत द्वंद्व है। नहीं, द्वंद्व का मतलब यही देखिए ना, कृष्ण ने जो किया है वो उनकी जो कौन थी वो पत्नी, आदिवासी पत्नी थी वो जामवंती। हाँ, और जामवंती थी और वह आदिवासी और हिस्पुट। हालांकि कमल भारती इस पर कहते हैं कि उस समय जातिवाद का भेद उस ढंग से नहीं था, या मान लेते हैं कि कृष्ण ने वो किया होगा। तो कृष्ण ने किया होगा तो उसकी सुंदरता पर किया होगा। सुंदर भी थी, आकर्षक भी थी, वहाँ से वह यानी इस तरह से किया कि जातपात नहीं मानते थे, तोड़ दिया था उन्होंने। तो अपने ढंग से देखते हैं कि वो सब नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि यह कुछ शिथिल रही होगी जन व्यवस्था उसमें, अन्यथा कृष्ण जो है उससे न करते, ऐसा कहा गया था। हमें भी वही लगता है कि जो एक भाई सुंदरी तो रही होगी, जो इस परिवार के माने उस ढंग के रहने वाले लोग हैं तो सब किए होंगे। एक कारण तो उसका हो सकता है कि वो सुंदरी रही हो, फिर भी सुंदरी होने के बाद माने आदिवासी कन्या से या दलित कन्या से विवाह करने का साहस तो होना चाहिए। तो वह साहस तो कृष्ण में था। साहस जो अपनी उसकी क्या नाम है वो, राधा नहीं, जो उसकी उनकी बहन जो लगती है सुभद्रा से अर्जुन का विवाह बलराम नहीं चाहते थे, एकदम उसके पक्ष में नहीं थे। कृष्ण ने उसका अपहरण करवा दिया। हाँ, और कृष्ण ने मदद की, माने अर्जुन की अपनी बहन का अपहरण करा करके अर्जुन से प्रेम करती है। अगर प्रेम दोनों करते हैं तो प्रेम को महत्व दिया कृष्ण ने। और कृष्ण केंद्रित सारा साहित्य जो कुछ लिखा गया है उसमें वो प्रेम साहित्य है। सूरदास ने जो कुछ लिखा वो प्रेम लक्षण भक्ति उनकी है, और प्रेम पर आधारित है पूरा का पूरा वो। तो ये चीज़ें वहाँ रही हैं जो उसमें जो बहुत रूढ़िवादी रहे हैं वो उसको नहीं मानते थे, लेकिन इतनी उदारता तो कृष्ण में थी, विकसशीलता की उसमें से ले। और राम मर्यादावादी हैं। मर्यादावादी है माने उस मर्यादावाद के चंगुल में उसमें सब पड़े हुए हैं। उसका सब आचार संहिता है पूरा, उसका वो है उसके हिसाब से। तो कृष्ण के जीवन में या कृष्ण के उसमें यहाँ जो उन्मुक्ता है, उन्मुक्त जीवन है, या ऐसे पश्चारकों के जीवन को लिया है जो उन्मुक्त जीवन है, प्रेम विवाह होता है, उनके यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। और भगवान के लेकर के उसमें मुँह में दिखाते रहते हैं कि ये जब आए हुए हैं उसके अवतार हैं, लीला पुरुषोत्तम है, इस तरह की बात है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और लीला पुरुषोत्तम इन्हें कह दिया, ये लीलाएँ करते हैं। तो लीला तो लोक परंपरा है लीलाएँ, लेकिन वह उन्मुक्त परंपरा है, प्रेम की उन्मुक्त परंपरा है। इतना फर्क है दोनों में। तो कृष्ण में इतनी उदारता तो दिखती है। जब आप दलित साहित्य की तरफ मुड़े तो कौन सा क्षण था, किस समय आपका रुझान इस तरफ बना, जब आप दलित साहित्य को मानने लगे कि आप दलित साहित्य हमारा साहित्य है, उसकी परंपरा हमारी परंपरा है? हाँ, ये देखिए, ये तो मन में तो अपने था। जब मैं ये पढ़ रहा था भक्तिकाल को, भक्तिकाल के 1 दिन की लोगों की आलोचना को, तो और जब मैंने देखा कि हमारा जो ये साहित्य इस तरह बहुजन समाज के नायक हैं उनकी उपेक्षा हो रही है और तमाम इस तरह की हो रही हैं, उसी बीच में लगा कि जो अम्बेडकर हैं या जो इस तरह की बातें करते हैं या पेरियार हैं, ये लोगों इस तरह से अब्राह्मण आंदोलन चलाया, मानिए तमाम समाप्त किया, वह अपने ढंग के हैं। तो सबाल्टर्न वाले लोग इनके भीतर नहीं हैं। तो एक जिज्ञासा हुई उसकी तरफ, उसे पढ़ने की। लेकिन दलित समुदाय के बीच में हमारी घुसपैठ कैसे हुई, घुसपैठ क्या, मैंने सीधे जाना पड़ा कि एक विमल थोराट और सूरज बड़तिया ने एक किताब संपादित की थी, भारतीय दलित साहित्य का विद्रोही स्वर। उसका लोकार्पण उन्होंने सोचा कि बनारस तो ब्राह्मण का गढ़ है तो बनारस में कराई जाए इसका लोकार्पण। तो विमल थोराट नहीं आ पाई थी, वहाँ से सूरज बड़तिया और सुदेश तनवर और कौन कौन लोग आए थे। मैं जानता नहीं था किसी को यहाँ से, तब तक किसी को मैं नहीं जानता, विमल जैसे जानता था।
तो यहाँ से आए तो अब उसको ढूंढने पर कौन मिलता है, यहाँ मिलता था खाली यही अहिरवार, और अहिरवार बिना मेरे उसको कोई काम करते नहीं थे, पहले डरते भैया कहीं कोई कार्यक्रम नहीं करते थे। जब जब दलित कार्यक्रम उन्हें करना होता था अब तो मुझे अध्यक्ष बना के वहाँ बैठाते थे। ये हैं तो बोले ही वहाँ, नहीं तो आर्ट्स कॉलेज फैकल्टी में वहाँ कहीं दलित का कार्यक्रम नहीं हुआ था, ये शुरू हुआ। बहरहाल तो यहाँ से सुन के जो मेरा अध्यक्षीय वक्तव्य सुनकर गए तो बहुत प्रभावित हुए थे। वहाँ जाके सब कहा, और रामचंद्र वगैरह जो JNU में है सारे लोगों के सामने बात आई कि भाई ये लोग गए थे बनारस में, यादव जी का ऐसा वक्तव्य हुआ था जैसा कि होता नहीं। और यहाँ काशीनाथ ने कहा बल्कि बलराज पांडे से कि ये मुँह देख के कहते हैं, यानी दलितों के बीच में था इसलिए मुँह देखी की बात ये कर रहे हैं। शुरुआती दौर था यह, और उसमें काशीनाथ मुख्य अतिथि थे, तो उनकी बात रह गई। लेकिन मैंने अध्यक्ष में धो दिया सब वहाँ से पूरा लेके कि उन्हें किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से प्रमाण पत्र लेने की ज़रूरत नहीं है कि वह कैसा साहित्य है, वह एक रस है कि वो क्या है, वह केवल आत्मकथाएँ हैं उसमें, बाकी और नहीं है। वो लिख रहे हैं और लिख रहे हैं अभी मुश्किल से 15, 20, 25 साल का साहित्य है, और उनका पूरा का पूरा दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र भी बन गया, और तमाम सारी रचनाएँ लिख रहे हैं। आत्मकथाएँ तो है ही, आत्मकथाओं के साथ उनके उपन्यास भी आ रहे हैं, कहानियाँ भी आ रही हैं, कविताएँ तो तमाम लग गई हैं। उसी कविता में 12 भारतीय भाषाओं के कवियों को लिया था उसमें, कितना माने उसका लेकर उसका हिंदी अनुवाद कराया, सबका कराया होगा, करा करके छापा होगा। इतनी चेतना कहाँ है दलितों में? जो जागरूकता यह रही है अपनी परंपरा को सुरक्षित रखने के लिए, ये इतना अपने OBC के लोगों में रही ही नहीं है। हम लोग यहाँ पढ़ने लिखने वाले लोग जो है, रामविलास शर्मा ने चूँकि नवजागरण नाम नहीं दिया था इन लोगों का, तो हम लोग नहीं जान पाए, ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब सेमिनारों में दलितों के जाने लगे तो अपने ही बनारस के तमाम सारे लोग जो है ना, या ललई सिंह की जयंती मनाते थे, पेरियार की जयंती मनाते थे, या जो साहू जी महाराज की जयंती मनाते थे, तब बोलने जानना पड़ता था। तो जाकर तो फिर पढ़ना भी पड़ता था उनको, पढ़ करके भी हमने तब देखा। तो दलित उसके बीच में हैं जो कि बराबर रहे हैं और ले जाते रहे हैं, उसकी त्वार करते रहे हैं। तो बाहर के दलितों के यहाँ भी फूले पर बुलाना, इनका करना है, तो मैं जाता उसमें से रहा वहाँ। तो ये चीज़ें उसमें रही हैं। और फिर दलितों में मैं इतना ज़्यादा वो होने लगे, मुझे बहुजन प्रवक्ता मानने लगे कि बहुजन बुद्धिजीवी, जन बुद्धिजीवी यहाँ ये सब करते रहे। यहाँ तक कि गोपेश्वर जो बराबर हम लोगों से भिड़ंत होती थी, जो हमारी ये आत्म साक्षात्कारों की जो किताब आई है उस पर फ्लैप लिखा उन्होंने। तो बहुजन समाज की वैचारिकी का निर्माण करने वालों में चौथे राम यादव का नाम अग्रगण्य है, सबसे पहले लिया जाता है। और ये बहुजन समाज में जन बुद्धिजीवी के रूप में बहुत चर्चित हैं और भी होता है। और ये स्वीकार करना पड़ा, जबकि लोग वहाँ से नहीं। और उस समय आरंभिक दौर में सुनील कुमार सुमन और तमाम सारे लोग कहते थे हमारे बुद्धिजीवी, बौद्धिक बुद्धिजीवी प्रोफेसर यादव हैं जो ये इस ढंग से वह करते होते हैं। तो उनके यहाँ बड़ा मान था, सम्मान था बराबर। जितना मैं दलित मंचों पर बुलाया गया हूँ उतना प्रगतिशील मंचों पर मेरी बहुत कम उम्र रही है, लेकिन जहाँ कहीं गया हूँ तो अपनी उनकी आलोचना मैंने की। उनकी जो कमियाँ थी, जो जातीय संस्करण, जातिवादी संस्करण उसमें थे, स्मृतियाँ या इनमें जाता था, तो इनके जातिवाद वाला जो मसला होता है, जो इनका अतिवाद है, उस अतिवाद की चर्चा करता था। तो इसके बावजूद मैं वहाँ भी बुलाया जाता था, यहाँ भी जाता था। दलित आत्मकथाएं आई, दलित स्त्रियों की भी आत्मकथाएं अब आ रही हैं। और पहली आत्मकथा कौशल्या वैसंत्री से लेकर अभी कौशल पवार की आत्मकथा आई, और सुमित्रा महरौल की आई है अभी। बहुत सुमित्रा महरौल बहुत पहले से लिख रही थी, बहुत देर में उसकी आई जी। तो हिंदी में जो OBC विमर्श चलाने की कोशिश की गई, उसकी परंपरा को इन लोगों ने थोड़ा सा ये अलग करने का एक प्रयास भी किया। उन्होंने मंडल को, ख़ास तौर से उनकी संस्तुतियों के बाद जो प्रतिक्रिया पैदा हुई, वहाँ से उनको एक ताकत मिली कि उनके भी विरोध में ये पूरी की पूरी लॉबी है। और विश्वविद्यालयों में जिस तरीके से उनका दमन होता रहा है कि उनको नौकरी मिलने का जो पूरा मैंने एक तरह से नौकरी जिनके रहमो करम पर मिलेगी वे वही लोग हैं, इसलिए वो दबे रहे। दलितों ने धीरे धीरे अपना एक प्रतिपक्ष खड़ा कर लिया, उन्होंने नकारा इनके साहित्य को।
ये साहस ओबीसी के लोगों में क्यों नहीं आ रहा है कि वो ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणवादी साहित्य को पूरी तरह से नकारें, खुलकर नकारें? बिल्कुल बिल्कुल। ये कैसा आपको क्या लगता है? मैं तो बराबर इस पर बोलता रहा हूँ और लिखा भी है। मैंने यह किया है कि जो दलितों में चेतना आ गई, क्योंकि माना कि वह ज़्यादा सताए गए थे, क्योंकि ज़्यादा सताए गए थे, अनटचेबल बना दिए गए थे, उनका छुआ पानी पीने तक की बात थी जी, तो वह हमारे नहीं था। हमने कहा कि इसीलिए मैंने कहा कि हमारे जो ओबीसी के लोग हैं ये सत्ता के अवैतनिक गुलाम हैं। सत्ता जो जाएगी ना, अच्छा, और जात वाला संस्कार अभी भी माने बहुत ज़्यादा अपना है, दलितों में भी है। जैसे राजनीतिक रूप में देखेंगे तो मायावती के मतदाता के रूप में ही सारे लोग दिखाई पड़ते हैं, या सपा के, तो दोनों की स्थितियाँ वही हैं। लेकिन हम बुद्धिजीवी जो लोग हैं वह सपा या बसपा को, हमारी मजबूरी है कि माने हम कहाँ जाएंगे। अगर भाजपा का विरोध करना है और उसके विरोध में माने कोई नहीं है तो जो आएगी उसके साथ जाएंगे, लेकिन उनकी कमियां भी हैं। अगर इन लोगों ने माने उस ढंग से न किया होता, केवल सत्ता की राजनीति की, सत्ता की राजनीति न करके अपने समाज के लिए भी कुछ किया होता या कोई सांस्कृतिक विंग खड़ा किया होता तो आज वो सब स्थितियाँ न आती। और दोनों के पास पैसे थे और दोनों अगर चाहते तो एक एक राष्ट्रीय स्तर का समाचार पत्र निकाल सकते थे या ऐसी चैनल खोल सकते थे। अगर ऐसा होता तो आज जो झूठ फूट सारे अखबारों के द्वारा जा रहा है, हमारा वह अखबार होता, हमारा वह चैनल होता तो बहुजन समाज की जो बातें थी उसके काट के रूप में जाती। हमारे बहुजन समाज के लोग और झूठे अखबार न पढ़ते या अखबार पढ़ते या चैनल या देखते तो बोलते। ये कमियाँ हम लोगों से रही हैं वहाँ। तो ये बहुत सारी कमियां हैं और उनको इकट्ठा करना, हम बहुजन समाज तो करते हैं, हम लोग आदर्श रूप में बहुजन साहित्य संघ की स्थापना जिन मुझे बुलाया गया, मैं गया वहाँ स्थापित किया। हमने कहा लेकिन भाई बहुजन समाज जब तक नहीं बनेगा तब तक बहुजन साहित्य की बात करना, तब तक बहुजन उसकी बात करना, क्योंकि बहुजन समाज को एक करने का मतलब कि जैसे तराजू पर मेढक तोड़ना। हाँ, आपने 4 मेढक उठा के रखा, 2 भाग उछक के चला गया, फिर तो अपने 2 का उठ के भागा। तो दलित और ओबीसी के बीच में मायावती और मुलायम के दौरान जो राजनीति चली उसका यह लाभ, उसका नुकसान यह हुआ कि दलित अपना सबसे बड़ा शत्रु ओबीसी को मानने लगा और ओबीसी अपने को सबसे बड़ा शत्रु जो है दलित को मानने लगा, और जो असली हमारा शत्रु है वो मोछों पर दाव देकर तुम खुश है। तो क्या भविष्य कैसा लगता है आपको कि भविष्य आने वाला कैसा होगा? देखिए, अब विपक्ष तो उसने तोड़ के रख दिया है, विपक्ष बोल नहीं पाता है। अखिलेश इधर कुछ बोलना शुरू किए हैं, थोड़ा और आना भी शुरू किए हैं। मायावती तो एकदम गुम है और यह मान लिया गया कि मायावती तो भाजपा की बी टीम है। अच्छा, तो ये इतना जितना आक्रोश रहा है भाजपा को लेकर के, मोदी को लेकर के, योगी को लेकर के, उत्तर प्रदेश को नरक बना दिया, सब कुछ कर दिया, इतना जितना रहा है, चूँकि उन लोगों ने सवर्णों को 10% आरक्षण देकर उनको बराबर खुश कर रखा है। बिना विज्ञापन के नौकरियां उनको ऐसे दे रहे हैं, बड़े बड़े सेक्रेटरिएट के पदों पर इनका कोई इंटरव्यू नहीं होकर अपना कर ले रहे हैं, भर ले रहे हैं और लगातार भरते चले जा रहे हैं और आपको एकदम रोक लगा दिया है उस पर। लेकिन फिर भी जो है तो सवर्ण तो खुश है, सवर्ण तो बराबर उसका चाह रहा है कि मोदी सैकड़ों साल तक बने रहें, योगी बने रहें, वो करेंगे वहाँ से। लाख ब्राह्मणों और ठाकुरों में हो गया था वो लेकर के एक विवाद जो है ना, तो जो वहाँ वाला कांड था जो विकास दुबे और उसकी पत्नी अपराधी, हाँ अपराधी था, और जैसे उसको मारा गया जिस तरह से एकदम किया गया, तो वह ब्राह्मणों में बड़ा उसका आक्रोश हुआ था। ब्राह्मण कई जगह मारे गए, कई जगह उस पर हुआ योगी के राज में। तो उनको भी जो है लगा कि यार जो राजपूत, तो उसका भी बात आई थी। तब यहाँ परशुराम को ये लोग देखे, उस बीच में परशुराम टपके हैं, परशुराम टपके हैं, तो जिन्होंने क्षत्रियों को 21 बार मंडल वंश कर दिया था, तब उनकी चर्चा लाई हुआ। तो उसके अखिलेश ने भी उसको पकड़ा है, और योगी राज है तो अखिलेश ने भी उसको पकड़ा। मायावती ने भी कहा परशुराम की मूर्त हम इतनी ये करेंगे। मैंने तब भी लिखा था कि अपनी ज़मीन छोड़कर जो दूसरों की ज़मीन पर पैर रखता है तो नहीं, अपनी ज़मीन तो उसकी जाती है, वह ज़मीन भी बिल्कुल नहीं मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए मुझे कि ये जो अपनी ज़मीन छोड़ के जा रहे हैं और अभी जाति जनगणना का भी सवाल इस बीच में उठा है, ओबीसी के द्वारा ही उठ रहा है ज़्यादातर, और देश भर में अलग अलग जगहों पर उठ रहा है। लेकिन ये एक नैरेटिव हर चुनाव के पहले बनता है कि ब्राह्मण यहाँ 14% हैं, ठाकुर यहाँ 8% हैं, इस तरीके, और बनिए भी हैं।
तो जो बहुजन का कॉन्सेप्ट है 85 और 15 का, वो तो गड़बड़ हो जाता है। तो जब जाति जनगणना हुई ही नहीं तो किस आधार पर कहते हैं कि ब्राह्मण इतने % हैं और फलाने इतने? नहीं, ये तो कहा जा रहा है ना कि जाति गणना हो, जातिवार गणना होने से सबकी जनगणना हो, सारी जातियों की, सारे वर्गों की, सबकी जनगणना हो, तब यह मालूम हो पाएगा कि सही में कौन है। और जो विरोध कर रहे हैं, जो नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनकी संख्या आबादी में बहुत कम है, प्रदर्शन 14% नहीं है। कांचा इलैया का कहना है ब्राह्मण तो 3% हैं, 3% हैं, और जो हर जगह फैले हुए हैं, और इस ढंग से लेकर के उनका अपना होता है, सबका मार के बैठे हुए हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वही लोग उसका विरोध कर रहे हैं ना, क्योंकि उसका लाभ हमें मिल रहा है, अपनी शिक्षा का लाभ मिल रहा है, हर जगह बैठे हुए, तो वह खटक जाएगा। अगर जातवार जनगणना हुई तो जाहिर है कि ओबीसी की और दलित को इनकी जो संख्या है ज़्यादा होगी, और जब ज़्यादा संख्या होगी तो उनका मांग जो हो रहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। हम यही कर, आरक्षण ख़त्म कर दो, हमें आरक्षण से मतलब नहीं है। हम यह कहते हैं कि जिस आबादी के हिसाब से सबका बंटवारा हो, जो ज़मीन पर बंटवारा हो, नौकरियों में बंटवारा हो, शिक्षा में बंटवारा हो। तो यह एक समता बात की जा रही है, ये कभी नहीं मानेंगे। वहाँ वे लोग जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन कभी नहीं करेंगे। कभी किया उन लोगों ने? मार्क्सवादियों ने भी किया? नहीं किया, है ना। तो उसका लाभ उन लोगों को मिल रहा है, तो इस ढंग से नहीं करेंगे। जो भोगे हुए लोग हैं वह उसके लिए उदावले हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छी बातचीत हुई, और निश्चित रूप से प्रोफेसर साहब के साथ बैठकर बातचीत करने का मतलब है कि एक पूरे दौर का इतिहास हमारे सामने उभरता है, और किस तरीके से इन्होंने अपने पूरे जीवन को जो लगाया, और उसका निचोड़ ये आया कि एक अंततः बहुजनों के बीच में एक उनकी वैचारिकी का माने एक उसको आकार देने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और आज वहाँ वे डट कर खड़े हैं। एक माने बड़ी उम्र जीने के साथ साथ इन्होंने अपनी वैचारिकी को ठोस तरीके से अभी भी विकसित करने का पूरी परियोजना इनके पास है। हम बहुत आभारी हैं आपके कि आपने इतना समय दिया, और जल्दी ही हम गांव के लोग के दर्शकों के लिए और भी बातचीत करेंगे आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।